जो मोदी जी का पर्सनल टच है, वो जो बनाने का काम है, वो भारत के मीडिया का है। भारत का मीडिया ढोल पीटता रहता है कि मोदी जी आएँगे और सब कुछ चमत्कारी ढंग से, क्योंकि उनके पास एक जादू की छड़ी है। वो बोलेंगे खुल जा सिम सिम, और खुल जा सिम सिम में सारे लोग उनसे मोहित हो जाएँगे। G20 का सम्मेलन एक तरह से इस सम्मेलन की भ्रूण हत्या का भी एक कारक बनेगा। ये बड़े अफ़सोस की बात हम सबके लिए। इस सम्मेलन की कोई डिक्लेरेशन नहीं होगी। यानी 14 सम्मेलन कल होंगे, तो मैंने जो अभी कहा ना, आओ, खाओ और जाओ, तो मौज-मस्ती की जगह हो गई, ये सैरगाह हो गई। ये ऐसी है जैसे बच्चे को कहा जाए कि स्कूल जा, वहाँ पर अटेंडेंस लगा, खा पी और चला पढ़। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनिल कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपसे पूछना चाहूंगा, लगातार हम बात कर रहे हैं G20 को लेकर, और आज G20 ऑफिशियली तौर पर शुरू हो चुका है। तमाम जितनी पाबंदियां लगनी थी वो लग चुकी हैं। क्या आज आप दिल्ली से बाहर निकले? तो दिल्ली से अगर आप बाहर निकले, पहला मेरा सवाल यही है, दिल्ली से आज आप बाहर निकले ही नहीं? मैं बाहर निकला, मैंने G20 के जो सारे रास्ते हैं उनमें अपनी कार में घूमा। मैंने देखा कि सड़कों की क्या व्यवस्था है, सड़कें पूरी तरह सूनी थी। दूर-दूर तक जो है ना पुलिस नज़र आई, ना लोग नज़र आए। सिर्फ जो है दिल्ली पुलिस की कुछ गाड़ियाँ थी जिन पे स्टिकर लगे हुए थे। अदरवाइज़ मैंने जो है अपनी जो ये यात्रा है, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग की, वो मैंने इंडिया गेट पे यूपीएससी से शुरू की। और इसमें मैं भी देख पा रहा हूँ कि सड़कों पर पब्लिक तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, इक्का-दुक्का गाड़ियां दिख रही हैं। इस वीडियो में साथ-साथ चल रही है, दर्शक भी देख रहे हैं। तो सर, इस वीडियो में जो लगातार ये चीजें चल रही हैं, इसमें आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि दिल्ली की सड़कों पर इतना बड़ा सन्नाटा जो मोदी सरकार ने जानबूझकर पैदा किया है, उसकी वजह से जब कोई सम्मेलन होता है तो उसकी एक धूम-धाम होती है। जब मेला होता है तो मेले का मतलब क्या है कि नगाड़े बज रहे हैं, धूम-धाम हो रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रंग-बिरंगी लाइट है, रंग-बिरंगे परिधानों में लोग हैं, चेहरे पे हँसी है और ऐसा लगता है उत्सव का माहौल। तो उत्सव के माहौल का मतलब ये होता है कि हर आदमी समझता है कि इसमें मेरी भागीदारी है। आप किसी भी ऐसे उत्सव में चले जाएँ, जहाँ पर कि सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोग आएँ, तो आप देखेंगे कि भीड़ में जो है एक उमंग होती है। लेकिन सड़कों को खाली रखकर अगर हम ये कहें कि हम एक उत्सव मना रहे हैं, तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि उत्सव मनाने का ये कौन-सा तरीका है। तरीका वो होता है जिसमें आप सबको बुलाते हैं, सबके साथ गले मिलते हैं, शरीक होते हैं सब लोग, और शरीक होने के साथ-साथ जो है, लोगों को लगता है कि ये मेरा उत्सव है, ये मेरा कार्यक्रम है। ये हम सबका कार्यक्रम है। लेकिन मोदी जी ने इस कार्यक्रम में जो सन्नाटा बनाया है, तो मुझे गालिब का शेर जब ये शूट कर रहा था तब मुझे याद आया कि खूब चर्चा थी उड़ेंगे चरखे गालिब के, देखने हम भी गए और तमाशा ना हुआ। यानी कोई तमाशा नहीं है, कोई उसकी उमंग नहीं है, और पूरा का पूरा जो है मीडिया भी इस समय बिल्कुल हतप्रभ है कि भई हम इसमें करें क्या? खाली सड़क देख के आदमी क्या कह सकता है? तो ये जानबूझकर ऐसा मोदी जी ने क्यों किया? अब इस सम्मेलन की बात मैं आपको बताऊँ, तो खुद सरकार कहती है कि 2700 करोड़ तो हमने भारतीय मंडपम में जो आईटीपीओ जो इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो मुख्य हॉल है उसमें किए। 4000 करोड़ जो है दिल्ली को सजावट में खराब किए गए। मैं खराब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस सजावट का कोई औचित्य अभी तक नजर नहीं आ रहा। 2200 करोड़ रुपए सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च किए गए। यानी सुरक्षा व्यवस्था में 1,40,000 जवान तो दिल्ली पुलिस के हैं और कुल मिलाकर 1 लाख जवान और बुलाए गए हैं। तो आप समझिए कि 2,40,000 लोग जो है तो जवानों को लगाया गया सुरक्षा के लिए। अब किसकी सुरक्षा है मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा कि किसकी सुरक्षा है। मीडिया को कहा गया है कि तुम अपनी गाड़ियां लेके नहीं आओगे, तुम जो है हमारी जो बसें हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, उसमें आप घूमोगे और जहां हम ले जाएंगे वहां करोगे। मीडिया सेंटर बनाया है, वहां पर भी कोई चहल-पहल ऐसी नहीं है, लोगों में उदासी सी है, मायूसी सी है। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये पूरा का पूरा आयोजन जिसमें 60 बैठकें भारत की अध्यक्षता में, पिछले साल भारत जब 1 नवंबर को G20 का अध्यक्ष बना था और ये क्रमानुसार है, अब 1 नवंबर को इस साल जो है अगला अध्यक्ष जो है ब्राजील को बनना है, तो हमारे पास नहीं रहेगा। लेकिन 1 साल का रिपोर्ट कार्ड देखिए तो उसमें 60 बैठकें जो है 60 विभिन्न मुद्दों पर, अशिक्षा है, महिलाओं का सशक्तिकरण है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, आपसी जो सौहार्द है वो है, एनवायरनमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग है। इन सब बातों पर अभी तक 46 सम्मेलन हो चुके हैं और कल 14वां है। अब 46 सम्मेलनों की एक में भी एक संयुक्त डिक्लेरेशन नहीं आई है। डिक्लेरेशन आती थी हमने ये तय किया है इस सभा, अभी क्या है
अभी हाल ये है कि आओ, खाओ और जाओ। तो सर मतलब क्या रह गया फिर? अगर डिक्लेरेशन नहीं होगी तो फिर ये चीजें क्यों हो रही हैं? इतना खर्चा किस लिए हो रहा है? देखिए, मोदी जी की जो लीडरशिप है, उस पर मुझे ही नहीं विश्वास, देशवासियों को भी विश्वास है और विश्व समुदाय को भी विश्वास है कि मोदी जी में एक चमत्कारिक एक जो है टच है, जिससे वो चीज़ों को बना सकते हैं। आपको याद होगा जब यूक्रेन में हमारे छात्र फँस गए थे, तब जो है हमारे सारे मीडिया ने कहा था कि मोदी जी ने पुतिन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके 3 दिन तक युद्ध रुकवा दिया और सारे बच्चों को एग्जिट मिल गया। बाद में संसद में जब उस बारे में जानकारी माँगी गई, तो बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो जो मोदी जी का पर्सनल टच है, वो जो बनाने का काम है, वो भारत के मीडिया का है। भारत का मीडिया ढोल पीटता रहता है कि मोदी जी आएँगे और सब कुछ चमत्कारी ढंग से, क्योंकि उनके पास एक जादू की छड़ी है। वो बोलेंगे खुल जा सिम सिम, और खुल जा सिम सिम में सारे लोग उनसे मोहित हो जाएँगे। या हम देखते हैं जो जादूगर होते हैं, उनका एक वाक्य होता है आबरा का डाबरा, डाबरा का आबरा, आबरा का डाबरा, डाबरा का आबरा। ये बोलेंगे तो वो जो कहेंगे लोगों को लगेगा कि कबूतर उन्होंने अपने हैट में से निकाल दिया, पानी जो है खाली गिलास में से निकाल दिया और ये बताएँगे कि मोदी जी ने जो है चमत्कार कर दिया। लेकिन अभी तक आज का जो सबसे बड़ा जो खबर है, समाचार है, वो ये है कि ये तय हुआ है कि इस सम्मेलन की कोई डिक्लेरेशन नहीं होगी। यानी 14 सम्मेलन कल होंगे, तो मैंने जो अभी कहा ना आओ, खाओ और जाओ, तो मौज-मस्ती की जगह हो गई, ये सैरगाह हो गई। ये ऐसी है जैसे बच्चे को कहा जाए कि स्कूल जा, वहाँ पर अटेंडेंस लगा, खा पी और चला पढ़ मत। तो जिस मकसद से आप सम्मेलन कर रहे हैं, अगर उस मकसद में कामयाब नहीं होते, तो उस सम्मेलन की अहमियत क्या है? अब जो पूरी की पूरी ये बात है कि जिसको हम देखते हैं कि भई मोदी जी ने पूरी दिल्ली को सजाया, तो सजाने के लिए कोई काम नहीं किया, सजाने के लिए कोई टीम नहीं है। भई हर चौराहे पर जैसे एक भारत उत्सव नाम का एक समारोह जो है, आपको याद होगा, जो लोगों की उम्र नहीं है, जिन्हें पुराने हैं वो जानते हैं कि उन्होंने पूरे देश में एक भारत उत्सव मनाया था 1986 में और उसमें देश में क्या हुआ नुक्कड़ नाटक हो रहे थे, सांस्कृतिक झाँकियाँ हो रही थी, लोग गा रहे थे, एक माहौल बनता है, लोगों को लगता है कि मेरी भी इसमें भागीदारी। अब मैं कहूँ कि मेरी क्या भागीदारी है, मैं सड़क पर जब गया तो मुझे कोई मिला ही नहीं, मैं किसको कहूँ कि भागीदारी है? तो बिना भागीदारी के यानी बोर्डों में लिखा हुआ है कि मोदी जी कह रहे हैं पूरा विश्व एक परिवार है। लाल किले पर उन्होंने कहा मेरे परिवारजनों। अब परिवारजनों की हालत ये है कि जब आज जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से राष्ट्रपति के भोज में पहले से ही एक विवाद खुद खड़ा किया गया, उसको लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। फिर आया कि किन-किन को आमंत्रित किया है। खबर आई कि जी देवगौड़ा जी को आमंत्रित किया है, क्योंकि देवगौड़ा जी की पार्टी का बीजेपी के साथ आज समझौता हो गया है, तो उन्हें 4 सीटें मिलेंगी कर्नाटक में। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया गया है। लेकिन जो खड़गे हैं, जो कि विपक्ष के नेता हैं, जिनको कैबिनेट रैंक मिला हुआ है, उनको नहीं बुलाया। जो अधीर रंजन चौधरी हैं, जो लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता हैं, उनको नहीं बुलाया। आप देखेंगे कि एक रामनाथ कोविंद है, जिनका नाम अभी बीच में आ रहा था, कि जी ये एक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक भारत, एक देश, एक चुनाव, उसके, उनको भी नहीं बुलाया। और मोदी जी को याद ही नहीं आता कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी एक देश की राष्ट्रपति थी, जो आज जिंदा है, महाराष्ट्र में रहती हैं, उनको भी नहीं बुलाया। तो ये पिक एंड चूज़, यानी कि अपने इस घर के सम्मेलन में, ये घर का सम्मेलन नहीं है, ये भारत सरकार का सम्मेलन है। इसमें उन सब लोगों को बुलाया जाना चाहिए, जो राजनीतिक हस्ती हैं। और इसीलिए इस जो खामी को पकड़ने के लिए और खामी को पूरा करने के लिए जो बाइडेन ने कहा है कि वो सोनिया गांधी से जाकर मिलेंगे। अब सोनिया गांधी से जाकर वो जो बाइडेन मिलेंगे और उधर राहुल गांधी जो है ईयू यानी यूरोपियन कम्युनिटी के जो सांसद हैं उनसे यूरोप में मिल रहे हैं। तो एक तरह से मिलना-जुलना, बात करना, यही तो एक जो समारोह होता है उसका मकसद होता है। ये नहीं होता कि आप गए चांदी की थाली में, चांदी की तश्तरी में, सोने की चम्मच से आपने खाना खा लिया। अगर इसको आप कहें तो मैं कहूँगा ये कूटनीति का एक भोंडा प्रदर्शन है। ऐसा ही प्रदर्शन लोग अगर याद करें तो ईरान के शाह ने अपनी बादशाहत और अपनी वैभव को दिखाने के लिए तेहरान में किया था और उसमें इतना खर्चा हुआ था, मैं आपको अगर बात बताऊं तो 14 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा हुआ था। टेंट लगाए गए थे रेगिस्तान में, 30 दिन तक समारोह चला था और उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? लोगों को पता चला कि ये आदमी हमारा पैसा फूंक रहा है, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास रोशनी नहीं है, हमारे पास खाने के लिए नहीं, कपड़े नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है, पैसा बिगाड़ रहा है। और उसकी जो चिंगारी लगी, उसकी वजह से
शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा, तख्ता पलट हो गया था। तो ये जो भोंडा प्रदर्शन होता है और जो अच्छा प्रदर्शन होता है, देखो 2 चीजें होती हैं। आपके पास पैसे हैं, आप उसका एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, सभ्य आदमी की तरह भी हो सकते हैं। शादी होती है, बड़ी भव्यता से भी होती है और बड़ी सरलता से भी होती है। लेकिन एक ऐसी होती है भोंडा प्रदर्शन, अगर आप समझे कि 100-100 के नोट जो है जैसे बालों पे उछाले जा रहे हैं, वह वो कर लें। अगर आप सोचेंगे लाखों करोड़ों रुपए की आतिशबाजी फूँक दें, अगर आप सोचेंगे शराब का हम जो है झरना बहा दें, तो ये जो चीजें हैं, ये किसी समारोह को बदनुमा बनाती हैं। यादगार तो बनाती है, लेकिन बुरी सेंस में बनाती है। अब जो ये पूरा सम्मेलन हो रहा है, उसमें जो मैं देखता हूँ अभी जो है अमिताभ कांत, जो कि मोदी जी के बड़े करीबी हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं इस समारोह के बारे में, तो कोई उत्साह नहीं जगाती, कोई ऐसी बात नहीं बताती कि कोई विचित्र काम हो रहा है, कोई बड़ा काम हो रहा है। उसमें बार-बार लगता है कि कहीं न कहीं भारत सरकार इस मामले में चूक गई और चूक गई इसलिए क्योंकि पुतिन ने कहा है कि वो जो है इसमें इस सम्मेलन में आ नहीं रहे आ नहीं रहे। उसके साथ-साथ उन्होंने कहा मैं इसमें अपनी भागीदारी इंटरनेट के ज़रिए भी नहीं करूँगा। जैसे हम दोनों वाईफ़ाई से बात कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे सिस्टम से बात कर रहे हैं स्काइप से, उसने कहा मैं इसमें शामिल नहीं हूँगा। उधर चीन के राष्ट्रपति ने मना कर दिया, उधर आपने कहा एक को डेंगू हो गया, दूसरे को कोरोना हो गया। इसी तरह आप देखिए कि आधे देश जो है बहुत सारे लोग आ नहीं रहे। सरकार ने जो होटल बुक किए हैं वो खाली पड़े हुए हैं, सड़कें भी खाली पड़ी हुई हैं। तो आप समझिए कि ये 10,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा 2 दिन का है, यानी 5,000 करोड़ रुपए 1 दिन का खर्चा। ये इतना बड़ा खर्चा है, 1 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर होता है 1 दिन का खर्चा। और खर्चे से के बाद आपको मिलता क्या है? कोई डिक्लेरेशन नहीं मिलेगी, सबने कहा हम डिक्लेरेशन नहीं देंगे। तो मोदी जी किसी को मना भी नहीं पाए। मोदी जी क्या उनके जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जिनको मोदी जी ने रखा था, बड़े डिप्लोमेट हैं, ये तो आईएफएस हैं, ये चमत्कार कर देंगे। तो उन्होंने भी मोदी जी के नाम पे बट्टा लगाया। मेरा ये मानना है कि इस सम्मेलन में जैसे होता है ना कोई औरत गर्भवती हो, तो सब लोग उम्मीद करते हैं कि अब उम्मीद से लोग भी हो जाते हैं, औरत भी हो जाती है। और ये होता है कि बच्चा पैदा होगा, उस दिन हम जश्न मनाएँगे। तो इसमें डिलीवरी की डेट है 10 सितंबर। लेकिन 10 सितंबर को जो बच्चा पैदा होना है, वो आज के दिन, आज मैं कह सकता हूँ 8 सितंबर के दिन, कि उसकी जो रिपोर्ट है वो ये है कि वो बच्चा मरा हुआ है। अब उसकी डिलीवरी की रस्म तो करनी पड़ेगी, क्योंकि रस्म नहीं करेंगे तो खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन बच्चा अगर मरा हुआ पैदा हो रहा है, तो आप समझ लीजिए उसके लालन-पालन, परवरिश में या उसकी देखभाल में माँ ने ही हत्या कर दी। अब बचपन में हम छोटे थे, तो एक कहानी पढ़ते थे, वो अच्छी कहानी थी, वो ये थी रक्षा में हत्या। रक्षा में हत्या क्या कहानी थी? एक बच्चा होता है, वो देखता है कि झरोखे में एक कबूतर और कबूतरी आकर रहते हैं। वो बच्चों के मन में होता है कि भई क्या हुआ? तो बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं, माँ बताती है कबूतरी अंडे देगी, अंडों को सेएगी तो बच्चे पैदा होंगे। तो वो बच्चे जो है एक दिन अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाते, वो स्टूल पर चढ़कर झरोखे तक पहुँच जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि 2 अंडे रखे हुए। बच्चे दोनों हैं उस अंडों को कहते हैं तो घास-फूस पे पड़े हुए हैं। ये तो बेचारों को बड़ी तकलीफ हो रही होगी। तो वो उनको रुई लगाकर उसके ऊपर अंडे रखे। जब कबूतरी लौट के आती है और वो उसे पता चल जाता है कि अंडों को छुआ है, तो वो उन अंडों को अपनी चोंच से गिराकर ज़मीन में पटक देती है और वो अंडे फूट जाते हैं। तो इसका शीर्षक था रक्षा में हत्या। मंशा आपकी चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन आपने जो किया है, उसका फल ये हुआ कि आपने उसकी भ्रूण हत्या कर दी है। और मोदी जी का ये G20 का सम्मेलन एक तरह से इस सम्मेलन की भ्रूण हत्या का भी एक कारक बनेगा। ये बड़े अफ़सोस की बात हम सबके। तो सर फिर इसके बाद जवाब क्या दिया जाएगा? अगर डिक्लेरेशन नहीं होती हैं, साइन करके नहीं जाते हैं, तो बहानेबाज़ी क्या हो सकती है फिर? बहानेबाज़ी होगी। अभी आज आज आप खबरें सुनो, मीडिया में आ रही है खबर कि पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, नए भवन में होगा, पुराने भवन में 1 दिन बैठक होगी, नए भवन में सारी चीज़ें आ रही हैं, वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर जो है गजेट्स नए लगाए गए हैं, न जो नोटिस ऑफिस है, फलाना ऑफिस है, ढिमका ऑफिस है, उसमें नए गजेट्स लगाए गए हैं, नए ऐप लगाए गए हैं। तो इसका मतलब समझो कि खुद मोदी मीडिया अब G20 से अपनी जान छुड़ाकर दूसरे तमाशे में आपका ध्यान बटा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने जो फिलहाल G20 शुरू हो चुका है और हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई हैं। सर ने खुद रिकॉर्ड की थी, सड़कों से जब गुज़र रहे थे, तो वहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ दिखाई दिया, लोगों को तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा, वो तो मायूसी से अपने घर पर बैठे हुए हैं। और
आधे से ज्यादा लोग छुट्टी मनाने के लिए दिल्ली से भी निकल चुके हैं। ऐसे तमाम लोग हमें भी को लेके चलो भाई 2-3 दिन छुट्टी मनाते हैं, बाहर चलते हैं। वो लोग कल ही निकल चुके थे। तो फिलहाल ये सम्मेलन किसके लिए हो रहा है? कहा तो जा रहा है देश के लिए, लेकिन देशवासी ही उस जगह पर मौजूद नहीं है। बाकी इसके बाद क्या सफाई दी जाएगी? जैसे सर ने कहा कि ध्यान भटकाया जा रहा है, तो भटकाया जाएगा ही, ज़ाहिर-सी बात है। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात कराएँगे रविंद्र जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।